नमस्कार, टोटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त तो चला है मुद्दा विशेष का और जिसमें एकजुटता के खिलाफ कौन है, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में इन दिनों सबसे बड़ी चर्चा किसी चुनावी रणनीति को लेकर नहीं है बल्कि संगठन में एकजुटता की है। चूंकि नए प्रदेश प्रभारी संजय दत्त ने 8 से लेकर 12 जुलाई तक नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक की, कोशिश की कि पार्टी की नब्ज टटोली जाए कि मनभेद से लेकर मतभेद कहां दिखाई दे रहे हैं। लगभग हर नेता ने गुटबाजी खत्म करने और संगठन को मजबूत बनाने की बात कबूली, लेकिन सवाल वही का वही है कि जब सभी एकजुटता के पक्ष में है तो फिर आखिर पार्टी में गुटबाजी को बढ़ावा दे कौन रहा है। और अब नजर इस बात पर है कि मंथन के बाद क्या संगठन में बदलाव दिखेगा या फिर हरियाणा कांग्रेस में अपनी ढपली अपनी राग की राजनीति पहले की तरह जारी रहेगी। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो एकजुटता के खिलाफ कौन है हरियाणा कांग्रेस का? जितने ये नेता हैं, जितने खेमे बटे हुए हैं इस वक्त, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सब सामने तो एक दिखाई दे रहे हैं लेकिन पीठ पीछे सबकी अपनी अपनी ढपली अपनी अपनी राग है। और चर्चा में हमारे साथ कौन कौन से मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपको परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट यानी चंडीगढ़ टू दिल्ली, एक देश की राजधानी तो दूसरी प्रदेश की राजधानी। इस इलाके को व्यापारियों की बेल्ट और खुशहाली वाली बेल्ट भी मान सकते हैं, क्योंकि बिल्डर्स हो या इंडस्ट्री यहीं विराजे हैं। राजनीतिक तौर पर ज़्यादा सक्रिय ना होने के बावजूद ये बेल्ट सियासी पार्टियों और सत्तासीनों के लिए तिजोरी का काम करती है। 2014 के बाद से बीजेपी के लिए जीटी रोड बेल्ट अब तक एक मजबूत गढ़ साबित हुआ है, पर प्रदेश कांग्रेस एक बार फिर जीटी रोड बेल्ट में अपनी संभावनाएं तलाशने निकल रही है। चंडीगढ़ में 5 दिन तक चले मंथन में नए प्रदेश प्रभारी संजय दत्त को पार्टी की गुटबाजी का खुला इजहार देखने को मिला है। 19 जुलाई से 23 जुलाई तक वो प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट के जिलों में प्रवास शुरू कर रहे हैं। 19 तारीख से जिलों का कार्यक्रम शुरू है। फर्स्ट फेज में हमने 5 जिले रखे हैं, पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र और करनाल। 19 से 23 तक वहाँ जा कर के हर विधानसभा के लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे, जिले की कार्यकारिणी से बात करेंगे और पूरी तरह से हमारा फोकस रहेगा कि कांग्रेस पार्टी के संगठन को बूथ लेवल तक, गांव लेवल तक हम इसको मजबूत एक संगठन बनाएं ताकि अच्छी तरह से हमारे साथी कार्यकर्ता काम कर सके। मैंने देखा है भाई सारे नेता इकट्ठे होकर चलने की बात कर रहे हैं, तो मैं सभी नेताओं से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, किससे कह रहे हो, चलना भी आपको ही है। अगर आप इकट्ठे होकर चलोगे तो वर्कर तो ऑटोमेटिकली चलेगा, और वर्कर तो सबसे ज्यादा त्रस्त है हरियाणा में। नहीं, प्रभारी जी को मैंने यही कहा कि पार्टी के अंदर बैलेंस बढ़ाना बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति जो है तो पार्टी से बड़ा नहीं होना चाहिए। पार्टी बड़ी हो और व्यक्ति जो है वो तो रहेंगे, नेता तो रहेंगे ही। गौरतलब है कि पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत जीटी रोड बेल्ट के ये 7 जिले कभी कांग्रेस का भी गढ़ रहे हैं, पर 2014 में बीजेपी के तेजी से उभरने के साथ ही ये इलाका कांग्रेस के हाथ से निकल गया। अब कांग्रेस इस इलाके को फिर अपने साथ जोड़ना चाहती है। कांग्रेस की अनेक गलतियों में एक गलती ये भी रही कि पार्टी ने अपनी पकड़ वाले वर्गों में लीडरशिप डेवलप करने पर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से पार्टी इन वर्गों से दूर हो गई और बीजेपी ने इसका पूरा फायदा उठाया। प्रदेश कांग्रेस के एक बड़े नेता का भी मानना है कि अपनी मजबूत पकड़ वाले पंजाबी वर्ग के अलावा सिख समाज में भी पार्टी ने लीडरशिप डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया, जिस कारण दोनों वर्ग पार्टी से छिटक गए। कांग्रेस अब अपनी गलतियों को सुधार रही है। टोटल न्यूज़ हरियाणा ब्यूरो। तो हरियाणा कांग्रेस का हर नेता एकजुटता की दुहाई दे रहा है, लेकिन सवाल वही कि आखिर वो कौन नेता है या वो कौन है जो एकजुटता के खिलाफ है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में देवेंद्र कथुरिया एसोसिएट एडिटर रहे, हमारे साथ वो भी चर्चा का हिस्सा, डॉक्टर महेश एसोसिएट एडिटर, और हमारे साथ वीरेंद्र सोनी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर चर्चा का हिस्सा हैं।
देवेंद्र कथूरिया, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे आज कि अगर हर नेता मंच से एक बात कर रहा है, एकजुटता की बात कर रहा है, तो फिर हरियाणा में ये गुटबाजी कर कौन रहा है? क्या ये बहुत पहले की बीमारी है जिसे अब ठीक करने की कोशिश की जा रही है, या वाकई में ये बीमारी शाश्वत है? इसे कांग्रेस पार्टी को मान लेना चाहिए कि जितने बड़े बड़े नेता हैं उनकी अपनी अपनी गुट है और वो ठीक नहीं हो सकती। मतलब ये बीमारी क्या लाइलाज है क्या? देखिए शिवम, प्रदेश प्रभारी अभी नए नए आए हैं, उनके बारे में कहा जाता है, वैसे महाराष्ट्र से आते हैं और वो बड़े मतलब उनका रिकॉर्ड ऐसा है, वो काम करते भी और काम लेते भी हैं। जैसा राव नरेंद्र सिंह भी कह रहे थे कि उनका प्रोफाइल ऐसा है, वो संगठन के कामों में माहिर है। तो उस लिहाज से मेरे को लगता है ये बड़े बड़े नेता बात तो पार्टी के एकजुटता की, पार्टी के हित की करते हैं, लेकिन गुटबाजी को अंदर ही अंदर बढ़ावा देते हैं। अहम टकरार है जो हरियाणा के कांग्रेस के नेता हैं, उनका अहम टकरार है। 3-4 बड़े नेता हैं जो सीएम के पद के दावेदार भी रहे हैं, जो ये भी चाहते थे कि विधानसभा चुनाव में टिकट ज्यादा से ज्यादा वो बांटे, लेकिन पार्टी ने एक बड़े नेता पर भरोसा किया और शायद वो भरोसा डगमगाया बाद में जब परिणाम आए। तो मेरे को लगता है बात तो एकजुटता की करते हैं, लेकिन गुटबाजी को बढ़ावा देने में भी इन्हीं का हाथ है नेताओं का। जो एकजुटता की बात करें वो अपनी जेब मिटा रहे हैं तमाम नेताओं के आगे। अब एक दूसरे के आगे तो नहीं कहते, लेकिन प्रदेश प्रभारी के सामने सफाई दे रहे हैं कि हाँ हम एकजुटता चाहते हैं, पार्टी के हित में सब एक हो जाओ। जैसे शमशेर गोगी भी कह रहे हैं, सब बात करते हैं एक हो जाओ, लेकिन एक तो आपको ही होना ना। अगर आप अपने अहम को नहीं छोड़ोगे, अपनी सर्वोच्च जो मंच है अंदर कि मैं सीएम पद का दावेदार हूं, पार्टी में मेरी बहुत हैसियत है, जब तक अहम नहीं छोड़ेंगे, पार्टी हित में इकट्ठा नहीं होंगे, तो मेरे को लगता है ये समस्या रहने वाली है। गुटबाजी आज की नहीं, गुटबाजी की वजह से ही पार्टी की सरकार बनते बनते 2024 के विधानसभा चुनाव में रह गई। अब फिर मेरे को लगता है एक आत्म अवलोकन का टाइम है, अंदर झांकने का टाइम है। बात तो हो रही है पर इस पर अमल भी होना चाहिए। ठीक है देवेंद्र, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर महेश, जिस तरह से ये सब कुछ एकजुटता, मतलब सो कॉल्ड एकजुटता कह सकते हैं आप इसको, जो दिखाई दे रहा है वो ये कि भाई इतनी गुटबाजी कौन जिंदा रख रहा है, कौन किसके मन में इस तरह की चीजें चल रही हैं, या फिर ये कहे कि क्या पार्टी के भीतर कोई ऐसी शक्ति है क्या जो संगठन से इस वक्त बड़ी हो चुकी है, इस वजह से एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी कांग्रेस का हाल ऐसा बना हुआ है? डॉक्टर महेश, देखिए, 2 सवाल आपने एक साथ पूछे हैं। पहले मैं पहले सवाल का जवाब दे देता हूं। यहाँ पर आप पूछ रहे हैं कि कौन है। दरअसल अगर आप पूछे कौन, तो मैं कहूंगा कि वो बड़े नेता जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का सपना संजोए हुए हैं, या तो वो बैठ चुके हैं अतीत में, या भविष्य में वो उस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। यहाँ संकट है और समाधान भी पार्टी के भीतर है, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। नहीं इसलिए कर पाएंगे क्योंकि ये हरियाणा प्रदेश का संकट नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के तमाम वो राज्य जहां पर कांग्रेस पार्टी का वजूद है, हर एक प्रदेश में इस तरह की परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी। पंजाब की आप परिस्थिति को देख लीजिए, जीती बाजी कांग्रेस पार्टी हारती है, और अब इस बार लोगों को कांग्रेस पार्टी में संभावनाएं नजर आ रही हैं, लेकिन जिस तरह के हालात कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का सपना देखने वाले लोगों ने इस वक्त पंजाब में कांग्रेस पार्टी के कर दिए हैं, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी कुछ भी हासिल कर पाएगी, कहीं झोली खाली ना रह जाए। तो ये परिस्थिति अगर कांग्रेस पार्टी की पंजाब में है, तमाम दूसरे राज्यों में है, तो हरियाणा भी उससे अलग नहीं है। अब सवाल सटीक अगर इसका जवाब मैं दूं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले लोग ही असल कसूरवार हैं। और ये जो नीचे का कार्यकर्ताओं की बात की जाती है, देखिए कार्यकर्ता कभी अलग नहीं होना चाहता है। कार्यकर्ता को तो लगता है कि अगर पार्टी सत्ता में आएगी तो कम या ज्यादा उसका फायदा तो होगा ही, और अगर फायदा ना भी हो, कम से कम अपने गांव में, अपने इलाके में, अपने जिले में उसे एक हैसियत तो मिलेगी, मंच पर बैठने की जगह तो मिलेगी, मंच के आगे वाले सोफे पर बैठने का जो श्रेय है वो उस कार्यकर्ता को हासिल हो सकता है। पार्टी अगर सत्ता में होती है तो इलाके में एक अपना रसूख, एक अपना वर्चस्व पैदा होता है। अगर उन्हें मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं भी बनना है तो कम से कम सत्ताधारी दल से जुड़े कार्यकर्ता मोजिज कार्यकर्ता तो कहलाएंगे। ये कार्यकर्ता, ये श्रेय कांग्रेस पार्टी का, ये कार्यकर्ता ये श्रेय लेना चाहता है, लेकिन कौन नहीं देना चाहता, क्योंकि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पर जाने वाले लोग, अगर कोई एक नेता भी, कोई एक कार्यकर्ता भी अगर कुमारी शैलजा की कोठी पर आ जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पर उसकी एंट्री बंद हो जाती है, उसे
उसे एक तरीके से तलखी के साथ जो व्यवहार है वो अगर वो वापस वहां जाएगा तो झेलना पड़ेगा उसे। बहुत सारे सवालों के जवाब झेलने पड़ेंगे। आपको एक उदाहरण मैं दे देता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास माने जाते थे पूर्व विधायक बरवाला से थे, रामनिवास घोड़ेला, और अब इस मीटिंग में चूंकि संजय दत्त वहां पर आए हुए थे, प्रभारी मीटिंग ले रहे थे, उस मीटिंग में वो कुमारी शैलजा से मुलाकात करने पहुंच गए। एक फोटोग्राफ खींचा और खबरें बन गई कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे से एक जो नेता है वो कुमारी शैलजा की तरफ चले गए, और ये हालात इस तरीके के थे कि बीजेपी से कोई कांग्रेस में आ गया हो जैसे। तो ये मानकर चलिए कि ये नेताओं ने किया ये हालात, अगर परिस्थितियां पैदा हुई तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का सपना देखने वाले लोगों ने ये परिस्थितियां पैदा की हैं, वरना कार्यकर्ता बटना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर बटोगे तो कटोगे। ठीक है डॉक्टर महेश, बटोगे तो कटोगे। वीरेन जी, राजनीति को आमतौर पर राजनीतिक भाषा में कहे तो एक युद्ध कहा जाता है। आमतौर पर कांग्रेस की लड़ाई तो ऐसे है कि भाई एक युद्ध बीजेपी के विरुद्ध होना था, लेकिन यहां पर एक युद्ध अपने विरुद्ध कर रही है क्या कांग्रेस? और क्यों यह ना कहा जाए कि भाई हरियाणा कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त बीजेपी नहीं, कांग्रेस के खेमे के लोग हैं, और जो लोग अभी जिसका जिक्र कर रहे थे डॉक्टर महेश कि सपना साकार करने का या सपना सजोकर रखे मुख्यमंत्री बनने का, क्या वही लोग पार्टी को उठाने के बजाय पार्टी को गर्त में लेके जा रहे हैं क्या वीरेन जी? बिल्कुल सही कहा आपने। कांग्रेस में लड़ाई अंदरूनी है, चुनौती अंदर से मिलती, जनता पार्टी से मुकाबला करना तो दूर की बात है। अब कांग्रेस अपने अंतर विरोधों से ही घिरी हुई है। और देखिए, इतना कुछ करने के बाद भी कांग्रेस के नेताओं ने कोई सबक नहीं सीखा। बीके हरिप्रसाद ने परिपत्र भी जारी किया, उसके बाद भी कांग्रेस के नेताओं ने कोई सबक नहीं सीखा। कांग्रेस के बड़े नेता अभी भी अपने अपने माध्यमों से, अपने अपने मंचों के माध्यम से कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। अब ब्रजेंद्र सिंह ने अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। पहले उन्होंने पद यात्रा की, उसके बाद अपने वो जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। विदेश विभाग के उनको जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस हाईकमान ने, तो लेकिन वो कोई प्रदेश कांग्रेस की अनुमति लेकर कर रहे हो ऐसा है नहीं। और जो भी उनके पोस्टर होर्डिंग राहुल गांधी और उनका अपना ही चित्र है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, पोस्टर बैनर पर किनके चित्र लगेंगे, लेकिन कांग्रेस में तो ऐसा है नहीं। सब व्यक्तिवादी राजनीति कर रहे हैं। मतलब संगठन के स्तर पर, पार्टी के स्तर पर जो पार्टी की मजबूती के लिए होता है वैसे तो दिखाई देता नहीं। सभी अपने आप को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जब संगठन ही मजबूत नहीं होगा तो व्यक्तिवादी राजनीति आपकी कहां तक उचित रहेगी, कहां तक आपको सत्ता तक लेके जाएगी? तो कांग्रेस को आत्म विश्लेषण करने की आवश्यकता है और अनुशासन नहीं है। देखिए, प्रदेश प्रभारी ने कहा है कि अनुशासन रहना चाहिए और कार्यकर्ताओं को मेहनत भी, प्रदर्शन भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेताओं ने अभी कोई सबक नहीं सीखा। तो कांग्रेस में प्रोटोकॉल का भी अभाव है और अनुशासन नाम की तो कोई चीज नहीं है। जब तक अनुशासन नहीं होगा, संगठन की एकरूपता नहीं आ पाएगी। अभी तक भी कई ऐसे जिला कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं जिनकी निष्ठा पार्टी के प्रति कम, व्यक्ति विशेष के प्रति ज्यादा है। वो व्यक्ति विशेष के इशारों पर ही काम करते हैं, वो संगठन के दिशा निर्देश को नहीं मानते। तो ऐसे में संगठन के दिशा निर्देश को ना मानने वाले जिलाध्यक्ष पार्टी को कैसे मजबूती दे पाए? ठीक है वीरेन जी, मैं आपके पास आऊंगा। देवेंद्र जी, जिस तरह से मतलब हम द्वापर त्रेता में ना वो देखते थे कि वो मंथन होता था समुद्र से, तो विष भी निकलता था, अमृत भी निकलता था, लेकिन ये जो 8 से लेकर 12 तारीख तक प्रदेश प्रभारी संजय दत्त ने ये मंथन किया है, इसमें तो फिलहाल कांग्रेस के अंतर्खेमे से सिर्फ विष दिखाई दे रहा है, कहीं पर अमृत दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा सवाल यह है कि क्या अब वक्त आ चुका है कि कांग्रेस हाईकमान को ये जो फिलहाल अनुशासनहीन नेता हैं, जो फिलहाल गुटबाजी कर रहे हैं, जो हरियाणा में कांग्रेस को उठाने की बजाय दबाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रत्यक्ष नहीं बट परोक्ष रूप से, क्या उन पर अब चाबुक चलाने का या कड़े फैसले लेने का वक्त आ चुका है? देवेंद्र जी। देखिए शिवम, 8 से 12 तारीख तक 5 दिन का जो मंथन हुआ है उसमें प्रदेश प्रभारी जान गए हैं कि गुटबाजी किस हद तक है। आप देखिए, शैलजा ने अपने भाषण सबको खोलकर बात कहने की मौका दिया गया। शैलजा ने ये कहा, प्रधान जी प्रभारी को कहा कि मन से कहा प्रभारी के सामने, और प्रदेश अध्यक्ष भी थे, पार्टी की स्थिति यह है कि कोई कार्यकर्ता अपने जिस नेता को मानता है लेकिन दूसरे नेता को नमस्ते तक नहीं करता। आप देखिए, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, 3, 4, 5 जो भी नेता हैं, बहुत सीनियर हैं, सबके पास जिम्मेदारी है, लेकिन शैलजा ने ये कहा कि
एक नेता का कार्यकर्ता दूसरे नेता को नमस्ते तक नहीं करता। ये देखिए कितनी पीड़ा की बात थी। दूसरी बात, सुरजेवाला ने जो कहा, हुड्डा को अब याद आई कि सुरजेवाला का साथ मिल जाए तो सरकार आ जाएगी, जबकि पहले सुरजेवाला को दरकिनार किया गया। सुरजेवाला ने जवाब दिया, मैंने तो 20 साल तक आपका साथ दिया है, इस बार आप मेरा साथ दे दो। तो उनकी अंदर की जो बातें थी वो बाहर आ गई। प्रदेश प्रभारी को भी पता लग गया कि पार्टी की स्थिति क्या है। गुटबाजी जग जाहिर हो गई। अब देखिए, एक डॉक्टर की तरह उन्होंने डायग्नोज कर लिया है, बीमारी को भांप लिया, बीमारी कहाँ है, गुटबाजी का है। अनुशासन का पाठ सिखाया गया है, गुटबाजी को दूर करने की बात है, एकता की बात सभी ने की, लेकिन इनसे पूछा जाए कि एकता में आपने कितना योगदान दिया। तो मेरे को लगता है प्रदेश प्रभारी ने डायग्नोज कर लिया है बीमारी को, एक्सरे कर लिया है, अब उनका इलाज करने की जरूरत है। इलाज हाईकमान करे या प्रदेश प्रभारी हाईकमान को एक सिफारिश चिट्ठी भेजे, एक्शन के लिए कहें, वो बात की बात है। लेकिन प्रभारी को ये मालूम हो गया है कि उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती है हरियाणा कांग्रेस को एक मंच पर लाना, नेताओं के दिल में लाना और रिजल्ट देना। तो मतलब पार्टी में जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, जो आपस में खींचतान है, उसका एहसास प्रदेश प्रभारी को हो गया है। और अब 19 तारीख से वो प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट में जो एक मजबूत गढ़ बन चुका है बीजेपी का, जीटी रोड बेल्ट के 6 जिलों में 19 तारीख से जाकर प्रवास करेंगे, रात को रुकेंगे। ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर महेश, जिस तरह से मतलब हर चुनाव से पहले कांग्रेस के हाईकमान से एक आदमी को भेजा जाता है हरियाणा में कि जाइए भैया आप थोड़ा मंथन करिए, आत्मचिंतन करिए, आत्ममंथन करिए और देखिए कहां पर क्या चल रहा है, हर चुनाव के पहले किया जाता है। लेकिन चुनाव आते आते अपने अपने गुट जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो स्लीपर सेल्स की तरह हो कि उनको एक आदेश आया और वो सब एक्टिव हो गए कि चलो भैया अपने अपने हित साध लो। सवाल ये कि इस बार के चुनाव में या इस बार ऐसा क्या अलग होने जा रहा है, क्योंकि जो कार्यकर्ता या फिर जो जनता पार्टी के शीर्ष में देखेगी उसका मोरल कितना डाउन होगा कि भाई पार्टी के अंतर खेमे में जो कलह चल रही है वो खत्म नहीं हो रही है, तो इनको क्यों वोट दिया जाए। क्या कांग्रेस के अंदर ये जो कुछ चल रहा है, न भूतो न भविष्यति, क्या वो हाल होने वाला है कि कांग्रेस की तो इस हिसाब से कभी सरकार ही नहीं आएगी, क्योंकि पार्टी के अंतर खेमे में क्या चल रहा है वो तो खत्म ही नहीं हो रहा है। मतलब एक तरीके से कहें कि दिल से लेकर दिमाग तक हर चीज ध्वस्त हो चुका है हरियाणा में। तो कैसे आम जनता विश्वास कर ले भाई कि इनके अपने अंदर लड़ाई नहीं खत्म हो रही है, सबको मुख्यमंत्री बनना है, हम कहां दे दें इनको वोट। डॉक्टर महेश, देखिए, मुझे लगता है कि ये गारंटी तो खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या फिर सोनिया गांधी भी नहीं दे सकते हैं कि इस बार कुछ अलग होने वाला है। अलग की कोई गारंटी कांग्रेस पार्टी में नहीं दी जा सकती। अभी बीते विधानसभा चुनाव में ये लग रहा था कि इस बार 2024 में कि कुछ नए ट्रेंड के साथ कांग्रेस सामने आएगी और कुछ नया एक्सपेरिमेंट कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जाएगा। एकजुटता को लेकर कुछ फोटोग्राफ भी खिंचवाए गए थे, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि 90 में से 72 विधानसभा क्षेत्रों में टिकट बांटने का काम अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कर दिया और कुमारी शैलजा, जो नारनौल विधानसभा में अपने सबसे पसंदीदा उम्मीदवार के नाम को घोषित कर चुकी थी और नामांकन के आखिरी दिन 11 बजे तक उन्हें बताया नहीं गया, उन्हें इस मुगालते में रखा गया कि आपकी जो चाहत है वो पूरी की जाएगी। लेकिन 2 बजे नामांकन का वक्त खत्म होना था और 12 बजे दीपेंद्र सिंह हुड्डा हेलीकॉप्टर पर सवार होकर किसी और की टिकट लेकर नारनौल विधानसभा में पहुंच जाते हैं और वो टिकट थमा देते हैं। तो मानकर चलिए कि अभी कुछ अलग होगा, अभी कोई भरोसा कायम किया जा सकता है, ये तो गारंटी मुझे नहीं लगता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी दे सकते हैं या कुमारी शैलजा दे सकती है या रणदीप सिंह सुरजेवाला दे सकते हैं। भरोसे की कमी कार्यकर्ताओं में भी है, नेताओं में भी है, पार्टी आला कमान भी मुझे नहीं लगता कि इन नेताओं पर उतना भरोसा कर सकती है। तो ऐसे में वोटर भरोसा कैसे करेगा? यहां कांग्रेस पार्टी सत्ता पर काबिज होने का सपना एक ही सूरत में देखती है कि भारतीय जनता पार्टी यानी जो भी विपक्षी दल, अतीत में वो इंडियन नेशनल लोक दल था और अब की अगर बात की जाए तो मौजूदा परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी से इतना तंग लोग हो जाएं कि फिर वो विकल्प की तलाश में निकले और विकल्प अकेला कांग्रेस पार्टी बचे। कांग्रेस पार्टी को पसंद करें ना करें लेकिन वोट कांग्रेस को आ जाए। बस ये परिस्थिति जो है वो सत्ता पर काबिज होने का सपना दिखाती है, वरना कोशिशों के लिहाज से, तैयारियों के लिहाज से, मैनेजमेंट के लिहाज से, एकजुटता के लिहाज से ठीक है डॉक्टर महेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार उसको ठीक करवा के फिर मैं आपके पास आता हूं। वीरेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको?
जी 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 जी। जी वीरेंद्र जी, मतलब अभी फिलहाल कांग्रेस की मौजूदा हालत को देखकर ना, मतलब तो मुझे तो वो याद आता है कि भाई कभी खुद पर तो कभी हालात पर रोना आया, बात निकली तो फिर हर बात पर रोना आया। मतलब प्रदेश प्रभारी संजय दत्त का वहां जाना, 8 से लेकर 12 तारीख तक वहां रहना, सबसे बातचीत करना, और अंत में भाई क्या निकल के आ रहा है कि सबके अपने अपने गुट हैं, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, सब अपने अपने हित साधने में लगे हुए हैं। तो क्या यह माना जाए कि भाई अगर इसी तरीके से सब अपने अपने हित साधने लग गए तो फिर पार्टी तो सत्ता की दौड़ में इतनी पीछे रह जाएगी कि न भूतो न भविष्यति, जैसा कि मैंने डॉक्टर महेश जी से कहा। वीरेंद्र जी, देखिए, कांग्रेस अभी भी गुटों में बटी हुई है। गुट समाप्त हो जाएंगे ऐसा तो संभव है नहीं। सभी अपने अपने गुट को मजबूत करने में लगे हुए हैं। और जब देखिए प्रदेश प्रभारी ने तो प्रयास किया है, वो प्रयास करेंगे भी। अब उन्होंने चंडीगढ़ में बैठकर कार्यकर्ताओं की भावनाओं को, उनकी नब्ज को समझा और परखा है। लेकिन ये प्रक्रिया सिर्फ 4-5 दिन तक सीमित रहने वाली नहीं है। अगर वो निरंतर कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहेंगे, जो उनको फीडबैक मिलेगा उसके आधार पर कार्रवाई भी करेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ फीडबैक ले लेना और उस पर अमल नहीं करना। अगर वो अमल नहीं करेंगे तो उनकी ये सारी प्रक्रिया जो है वो सब बेकार चली जाएगी। अब जो प्रभावी नेता हैं, जैसे कुमारी शैलजा है, रणदीप सुरजेवाला है, अगर इन नेताओं पर वो प्रभावी और हावी नहीं हुए तो कार्यकर्ताओं में ये संदेश जाएगा कि प्रदेश प्रभारी तो डम्मी है। तो प्रदेश प्रभारी को ये अपनी ताकत का एहसास भी कराना होगा कि वो संगठन के स्तर पर फैसले लेने में सक्षम है और उन फैसलों को लागू भी कराते हैं। अगर वो सुनते रहे, सिर्फ सभी नेताओं की सुनते रहे और अमल में कुछ नहीं किया और वो इन बड़े नेताओं के प्रभाव में आ गए, तो संगठन तो वैसे ही जो हालत है तो और भी दयनीय हालत है। तो अब आकर गुटबाजी तो देखिए रहने वाली है, महत्वाकांक्षा कभी समाप्त नहीं होगी। और राजनीतिक लोगों में महत्वाकांक्षाओं की होड़ तो रहती है, लेकिन उससे पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए। अब कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, जो स्लीपर सेल है, उसको भी पहचानना होगा, चिन्हित करना होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। अब निकट भविष्य में जब राज्यसभा के 2 चुनाव होंगे तो ये सबसे बड़ी प्रदेश प्रभारी की चुनौती है। ठीक है वीरेंद्र जी, कांग्रेस के विधायक कितना एकजुट रह पाते हैं। हाँ ठीक है वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। देवेंद्र, अब सवाल वही कि 8 से 12 तक का जो मंथन चला उसको कितना प्रभावी आप देख रहे हैं, कितना प्रभाव डाल पाया नेताओं में, विधायकों में, सांसदों में, जितने भी पार्टी के शीर्ष नेता हैं उनके मन में, उनके दिल में, दिमाग में इस मंथन से क्या जाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या ये मंथन सक्सेसफुल रहा या फिर इसे कंप्लीटली फेलियर मान लिया जाए, या फिर 70-20 का आंकड़ा, 80-20 का आंकड़ा, 70-30 का आंकड़ा, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मंथन को? शिवम, देखिए एक पहल तो हुई है, कम से कम प्रदेश प्रभारी आया, बड़े नेता, छोटे नेता, हारे हुए जो चुनाव हार गए सांसद थे, विधायक थे, पूर्व विधायक, जो पार्टी रूबरू हुई है अपने नए प्रदेश प्रभारी से। और जैसा राव नरेंद्र सिंह कह रहे हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है कि संगठन के कामों को अच्छी तरह परफेक्टली अंजाम दे सकते हैं। तो देखिए पहल तो करनी थी, पहल हुई है, इसका असर कितना रहता है वो देखना होगा। और अभी 2-3 दिन के बाद फिर 19 जुलाई से 6 जिलों का जीटी रोड बेल्ट का दौरा है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष साथ रहेंगे। देखिए शुरुआत तो करनी थी कभी न कभी। अब प्रदेश प्रभारी को भी नेता जान गए और प्रदेश प्रभारी भी जान गए कौन कहां खड़ा है, इंट्रोडक्शन हो गया एक दूसरे का। शुरुआत हुई है, अभी आगे चलकर देखते हैं इसका असर कितना होता है, कितना नहीं ठीक है देवेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर महेश, जल्दी से, समय का थोड़ा अभाव है, इस मंथन को किस तरीके से देख रहे हैं महेश जी? डॉक्टर महेश, देखिए मंथन पहले भी किया गया है, कोई खास नतीजा ना पहले हासिल हुआ ना अभी कोई उम्मीद की जा सकती है। जब तक इन बड़े नेताओं के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई जो है गांधी परिवार की तरफ से नहीं की जाएगी या एकजुटता में रहने को इन्हें मजबूर नहीं किया जाएगा, तब तक जो है परिस्थितियों में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। पहले भी बीके हरिप्रसाद ने भी ऐसी कोशिश की थी और इस तरह की कोशिश अब जो है मौजूदा संजय दत्त कर रहे हैं। और अतीत में भी बहुत सारे प्रभारियों की तरफ से कोशिशें तो हुई, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई, क्योंकि ये जो बड़े नेता हैं काबू में आते नहीं हैं, ना तो इन प्रभारियों के और ना ही गांधी परिवार। ठीक है डॉक्टर महेश, देखिए समय का अभाव है, चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी। वीरेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, देवेंद्र जी आपका भी, और महेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो मतलब कांग्रेस का फिलहाल जिस तरीके से हाल चल रहा है,
कांग्रेस की जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है, परिस्थिति बनी हुई है, कहा जा सकता है कि कांग्रेस को कभी बेबसी मारती है, कभी बेकसी मारती है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि कांग्रेस को मौत नहीं जिंदगी मारती है, क्योंकि पार्टी के अपने ही नेता कई गुटों में बटे हुए हैं। इतने 8 से लेकर 12 तारीख 5 दिन तक मंथन चला, सभी नेताओं को समझाया गया, बातचीत की गई, लेकिन फिर सवाल वहीं का वहीं आकर यक्ष प्रश्न बनकर इस वक्त खड़ा हो गया है कि आखिर वो कौन नेता है जो एकजुटता के खिलाफ है। हरियाणा कांग्रेस का दर्द यही है कि हर नेता गुटबाजी खत्म करने की बात तो करते हैं, लेकिन बाद में फिर उसी ढर्रे पर चले जाते हैं। अब सवाल ये कि क्या वापस लौट कर आएंगे या फिर वही कि सबकी अपनी अपनी ढपली, अपने अपने राग है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अंत में हम आपसे इतना ही कहेंगे कि ना हम सफेदी के दोस्त हैं, ना शाही के दुश्मन। हमें बस आईना दिखाना है और वो हम दिखा देते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप सब देखते रहिए टोटल टीवी। नमस्कार।